कि हम जो है कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट है जो हम करने जा रहे हैं, तो हम अब फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू रिसर्चर हैं, तो हमें प्रॉब्लम पेश आएगी उस रिसर्च को करने में। हमें आइडिया नहीं है कि रिसर्च किस तरह होती है, हमें प्रॉपर उसकी गाइडलाइन नहीं मिली हुई। तो हम क्या करते हैं, उसका एक हमारा जो हमारे माइंड में एक प्लान बनता है रिसर्च का या जो प्रोजेक्ट है उसका एक प्लान बनता है, तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मल वे में, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं और उसको दिखाते हैं। अब उसको दिखा देते हैं अपने हायर अथॉरिटी को, कि देखें कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, वो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसमें हम अपना आइडिया एक्सप्रेस करते हैं प्रपोजल में। और जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। कंसाइज्ड होता है, मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस का, कि जिसके ऊपर हम अपना ओवरऑल आइडिया जो है वो हम वहाँ पे राइट कर देते हैं। और वो हम लोग जो है उसको उसकी परमिशन लेते हैं हायर अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपना रिसर्च करते हैं या जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्रपोजल हम अपने टीचर को देते हैं या हम अपने हेड को देते हैं, तो वो हमें फिर उस बेस पे बताते हैं कि आया जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं या प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, या वो रिजेक्टेबल है, या फिर उसमें कुछ चेंजिंग आप कर सकते हैं, तब ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वो हमें इस आइडिया को जो जो हम लेके चलते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम इसमें क्या चेंजिंग लाना चेंजिंग हमें क्या लानी चाहिए, या फिर हम इसको जो है वो उसमें जो है हम लोग या तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, हम जाती है गाइडलाइन मिल जाती है, एक हमें प्रॉपर वे मिल जाता है रिसर्च प्रपोजल से। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी रिसर्च से पहले, या कोई आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उससे पहले ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप अपना आपका आइडिया होता है उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। कहा गया है कि a research proposal is a formal documentation that explains what you plan to research, why it's worth researching and how you'll do it। कि आप ये ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होती है, सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि आपका क्या प्लान है, कि क्या आप करने जा रहे हैं रिसर्च, व्हाट यू आर गोइंग टू रिसर्च, ठीक है। व्हाट यू प्लान टू रिसर्च, आपका क्या प्लान है, किस चीज़ पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। व्हाई इट्स वर्थ रिसर्चिंग, क्यों आप उसको रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसकी क्या वर्थ है, ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। देन हाउ यू विल डू इट, आप किस तरह करेंगे, क्या, क्यों और किस तरह करेंगे, ये चीज़ आपकी आ जाती है रिसर्च प्रपोजल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल को राइट क्या करना है, इसके स्टेप्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है रिसर्च में। तो अब स्टार्ट में आ जाता है टाइटल। हर चीज़ का टाइटल जो है वो उसकी पहचान बताता है। कोई भी आप काम करते हैं तो उसका एक नेम रख दिया जाता है जो आपके वर्क को एक्सप्रेस करता है। तो टाइटल आपका जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म में होता है। जिस तरह मैक्सिमम 15 to 20 वर्ड्स का टाइटल होता है जो आपके वर्क को एक्सप्लेन करता है। जो आपका रेलिवेंट टाइटल होता है, वर्क से रेलिवेंट, वो आप अपना टाइटल रख देते हैं। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास जो आ जाती है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारे पास वो स्टार्ट में आ जाता है आफ्टर द टाइटल। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, हम सब लिख देते हैं कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं ये क्या क्या बेनिफिट्स देगा, इसमें क्या काम है। तो मेन एब्स्ट्रैक्ट में ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद आता है रैशनल में हमारे पास क्या होता है, देखिए हमारे पास दो तरह की रिसर्च है, या तो एक्सपेरिमेंटल है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। स्टार्ट में हमने पढ़ा था। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है कि जिसमें क्वांटिटी मांगी जाती है, ठीक है, क्वालिटी नहीं देखा जाता, क्वांटिटी देखी जाती है। किस तरह के देखें, हम इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ना, एक स्पेसिफिक थिंग पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप केमिस्ट्री लैब में जाए तो वहाँ पे केमिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक केमिकल की इतनी कुछ क्वांटिटी जो है दूसरी केमिकल में ऐड कर दी जाए तो वो रिएक्ट करती है। तो अगर हम उसकी जो है वो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर दें तो वो उसकी सही से रिएक्शन वो परफॉर्म नहीं करता। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है या जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो क्वांटिटी मांगती है। हम इसलिए कहते हैं कि ये क्वान्टिटेटिव स्टडी है। नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम लोग क्वांटिटी नहीं देखते, बल्कि हम वहाँ पे वेरिएबल्स के रिलेशन देखते हैं, दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि टीचर्स इवैल्यूएशन फॉर्म ले लेते हैं कि टीचर्स की परफॉर्मेंस को देखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इवैल्यूएशन, कि उनकी इवैल्यूएशन की परसेंटेज ज़्यादा है तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, कम है तो कम, इस तरह से। या फिर क्लास में दे लेते हैं बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स के, बॉयज़ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है या गर्ल्स का। तो दो वेरिएबल्स का क्या ले रहे हैं, हम रिलेशन ले रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह की स्टडी आ जाती है इसमें। तो अब हमने ये देखना है कि हमने स्टडी किस पे करनी है। तो थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है रिसर्च क्वेश्चन। अब हमने ये देखना है कि हम जो इनमें से हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने एक्सपेरिमेंटल ली या नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो अब जब हमने वो इसमें ले लिया जो रिसर्च ले ली, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या प्रॉब्लम है जिसका हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, या क्या क्वेश्चन है जिसका हम आंसर करने जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं
कि जिस तरह से अब कोई आप जैसा अब हम हमारा प्रोजेक्ट था जो ब्यूटिशियन ऐप था, तो हमने पहले ये देखा कि हमारा क्वेश्चन ये था कि जो प्रॉब्लम ये था कि पहले जब कोविड का सीन था तो लोगों को जो था वो नहीं जा सकते थे ब्यूटिशियंस के पास, ठीक है? या फिर जो ब्यूटिशियंस थे उनका काम काम नहीं चल रहा था, घर से उनका इस तरह से बिज़नेस नहीं चल रहा था। तो और वो ये भी चाहते थे कि वो कोई ऑनलाइन वर्क करे और उनके पास स्किल्स नहीं थे। तो ये मसला था, ठीक है? ये प्रॉब्लम था। अब इसका सॉल्यूशन तो होगा, तो इस पे जब हम लोगों ने सोचा तो हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की कि क्यों ना उनको ऑनलाइन की तरफ लेके जाया जाए और उनकी बुकिंग और ये सब चीज़ जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपकी फील्ड में अराइज़ होता है, ठीक है? वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या इश्यूज़ थे, क्या प्रॉब्लम्स थे कि जिसकी बिना पे हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, वो चीज़ लिखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन हम बताते हैं कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम था इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है? अब जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन आपका हो गया हाइपोथेसिस। किस तरह से जो आप सॉल्यूशन समझते हैं ना कि ये इसका सॉल्यूशन आएगा, ये रिजल्ट आएगा, वो आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है? ये क्या है? वी बिलीव दैट डूइंग दिस फॉर दीज पीपल विल अचीव दिस आउटकम, कि हम ये जो काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए ये हमें ये चीज़ ये आउटकम देगा। ये हमारा हाइपोथेसिस होता है, एक हमारी अपनी अजम्पशन होती है एक किस्म की, ठीक है? तो हमें ये चाहिए कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। किस तरह से जो हमने सोचा है, जिस चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो एज़ इट इज़ वो हमें वो चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं है कि वो हमें ना मिले। तो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन पे हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। वो फॉर्मूले से हम लोगों को क्या करता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है? हम अगर करेक्ट फॉर्मूला लगाएँगे तो हमें करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, अगर हम रॉन्ग फॉर्मूला लगाएँगे तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हाइपोथेसिस आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? वी विल नो दिस इज़ ट्रू व्हेन वी सी दिस मार्केट फीडबैक, ठीक है? तो मार्केट का फीडबैक जो है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा हेल्प करेगा कि लोग हम देखेंगे कि जो हम ये करने जा रहे हैं या जो हमारा जो वर्क है, तो वो बाकी लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो वो उनका फीडबैक भी हमें जो है वो हेल्प कर सकता है हमारे हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो था वो था मेथोडोलॉजी, ठीक है? अब जो हमने हाइपोथेसिस सोच लिया कि ये इसका सॉल्यूशन आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई मेथड लगेगा, तो कोई फ़ॉर्मूला लगेगा तो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है? तो वो फ़ॉर्मूला जो है या वो जो मेथोडोलॉजी में ये चीज़ आ जाती है, जो मेन चीज़ आती है आपकी रिसर्च की, तो वो हमारे पास ये मेथोडोलॉजी में हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? और आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसके ऊपर सही प्रॉपर मेथोडोलॉजी लगाएँगे तभी आपको सही से उसका रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि आप अपना जो डेटा आपने कलेक्ट किया होता है, उसको एक डिफरेंट यूनिट्स में आपने उसको कलेक्ट किया होता है और फिर उससे हम एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जब हम उससे लेके आते हैं तो वो उसमें डेटा वो उसको हम कहते हैं वो डेटा एनालिसिस हो गया। क्योंकि रिसर्च के लिए हमें डेटा चाहिए होता है और डेटा हम लेते हैं पॉपुलेशन से, तो वो फिर पॉपुलेशन से डेटा लेके उसको हम एनालिसिस करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेड्यूल, कि उसको हम फिर प्रॉपर एक शेड्यूल में इसको एक हम प्रॉपर टाइमिंग देके और एक प्रॉपर वे में उसको जो है वो राइट कर देते हैं या उसका एक प्रॉपर वो बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास रिसर्च प्रपोजल में आती हैं, ठीक है? आते हैं जो हमने देखने होते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है टारगेट पॉपुलेशन। वही बात है कि हमने रिसर्च करनी है तो हमें पॉपुलेशन चाहिए और मैक्सिमम पॉपुलेशन चाहिए हमें, क्योंकि कम लोगों से हमारी रिसर्च पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारी रिसर्च जो है वो तभी सक्सेसफुल होगी जब हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो लार्ज पॉपुलेशन विल गिव यू एक्यूरेट सॉल्यूशन। तो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो जिस पॉपुलेशन पे हमने रिसर्च करनी है, उस पॉपुलेशन को हम कहेंगे टारगेट पॉपुलेशन और उसमें से फिर हम लोग सैंपल्स बनाएँगे। ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने करनी है, देखें जिस तरह हमारे पास ये ओवरऑल पॉपुलेशन है, ठीक है? ये राइट कॉर्नर पे, इसमें से हम लोगों ने ये टारगेट पॉपुलेशन है, इसमें से हमने बना दिए सैंपल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सैंपल्स बना दिए। ये सैंपल्स हमने किसी बेस पे बनाए हैं, इनको यूनिट्स भी कहते हैं। ये किसी बेस पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 7 सैंपल्स हैं, इसमें कुछ लेडीज़ होंगे, कुछ या फिर एज की बेस पे कुछ 10 टू 15 ईयर्स के होंगे, कुछ 15 टू 20 ईयर्स के होंगे, कुछ 20 टू 30। तो इन सब के ऊपर डिफरेंट हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे या डिफरेंट इनका जो है हम लोग रिकॉर्ड लेके तो उस बेस पे हम रिसर्च करते हैं। तो ये सैंपल्स जो हैं वो हम कहाँ से उठाते हैं, टारगेटेड पॉपुलेशन से। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैंपलिंग से हम फिर डेटा सैंपल्स बना के फिर हम लोग उसको उधर से डेटा लेते हैं। रिसर्च डिज़ाइन, अब हमने रिसर्च डिज़ाइन में क्या करना होता है कि हम लोग एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना देते हैं, या इसको हम कहते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसा घर का कोई डिज़ाइन या कपड़ों का डिज़ाइन देख के उस तरह के ड्रेस बनाए जाते हैं, या घर का डिज़ाइन देख के घर बनाया जाता है। तो डिज़ाइनिंग में कोई जो है वो आगे पीछे चीज़ ना हो, क्योंकि उसको देख के ही आगे फर्दर काम करना है। तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आ गई तो ज़ाहिर सी बात है वो मिस्टेक आगे भी होगी। तो डिज़ाइनिंग जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अ मैप दैट इज़ यूजुअली डेवलप्ड टू गाइड द रिसर्च, तो ये ऐसा मैप होता है जो रिसर्चर को गाइड करता है उसकी रिसर्च में, ठीक है? इंटीग्रेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्टडी इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे, ठीक है? कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एक लॉजिकल वे में
उसको हम लोग एक जगह पे इंटीग्रेट कर देते हैं। ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, कि ज़ाहिर-सी बात है ये एक ब्लूप्रिंट होता है, जिस तरह कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करता है घर का भी, तो वो एक ब्लूप्रिंट होता है, उसको देख के डिज़ाइनिंग की जाती है घर की। तो ये सब चीज़ें जो है, ये रिसर्च डिज़ाइन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर द रिसर्च, कि आपने जो रिसर्च डिज़ाइन बनाया है वो आपका जो है वो एक लॉजिकल वे में होना चाहिए, एक करेक्ट वे में होना चाहिए, ताकि आपका रिसर्च प्रॉपर हो सके, सही से हो सके। बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन गिव्स स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर, कि ज़ाहिर-सी बात है एरर्स तभी आएँगे जब रिसर्च डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश ये करनी है कि जो रिसर्च डिज़ाइन है, जो आपका ब्लूप्रिंट है, वो जो है वो उसमें कोई एरर्स ना हो, या उसमें कुछ मिस्टेक्स ना हो, तो वो एक्यूरेट होगा तो आपकी रिसर्च भी एक्यूरेट होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। रिसर्च डिज़ाइन के बाद है हमारे पास स्टिमुलस मटेरियल्स हमारे पास आ जाते हैं, कि इनमें हमारे पास क्या-क्या होता है। एक हमारे पास आ जाता है टाइटल, ऑथर, एडिटर, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इंटेंडेड पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टाइटल में हमारे प्रोजेक्ट या रिसर्च की टाइटल का नेम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑथर या एडिटर जो रिसर्च लिखने वाला होता है वो, और पब्लिशर वो जो आपकी रिसर्च को या तो सेल करता है लोगों को, या फिर वो जो है वो उसको प्रिंटेड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कम्युनिटी को। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन में आप ये बताते हैं कि आपकी कितने सालों में जो है वो आपकी किस साल में आपकी जो है वो रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई है। इंटेंडेड पॉपुलेशन में आप ये बताते हैं कि आपने कितनी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च किया, जो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन थी। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपका क्या कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड था, कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है या होगा रिसर्च के लिए। एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कॉस्ट लगेगी मटेरियल्स पे वो कितनी थी, कितनी है। तो ये सब चीज़ें ये स्टिमुलस मटेरियल्स हैं आपके। उसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्स मेजर्स हैं, उनमें वही टाइटल, ऑथर, पब्लिशर। फॉर्म्स में आपके वो फॉर्म्स आ जाते हैं जिनको आप फिल करवाते हैं कम्युनिटी से, जिसमें आप रिसर्च के से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या लोगों से कुछ क्वेश्चनियर्स करते हैं, तो उनके सब टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, ट्रेड्स रिप्रेजेंटेड इन स्कोर्स, reliability data, time required for administration, population, cost of material and data of publication। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो आपने डेटा जो कलेक्ट करना है, या तो आप इंटरव्यू के तौर पे उसको कलेक्ट करेंगे, या फिर क्वेश्चंस एंड सर्वेज से आप कलेक्ट करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन से आप उसको कलेक्ट करते हैं डेटा, या डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड से, फोकस ग्रुप, या फिर ऑरल हिस्ट्री से आप अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड एट द एंड आपके पास आ जाता है डेटा एनालिसिस। और एनालिसिस में क्या करना होता है, आपके पास जो जितना भी जितना भी आपके पास डेटा कलेक्टेड डेटा होता है, उसको आप गैदर करके एक इंफॉर्मेशन बना देते हैं। डेटा एनालिसिस समराइज कलेक्टेड डेटा, इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा गैदर्ड थ्रू द यूज ऑफ एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। एनालिटिकल एंड लॉजिकल वे में आप उसको जो है गैदर करते हैं टू डिटरमाइन पैटर्न्स, रिलेशनशिप और ट्रेंड्स, के जो आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है, या जो आपकी रिसर्च थी उसको आप जो है वो उसको फुलफिल करने के लिए आप एट द एंड ऑफ द रिसर्च आप डेटा एनालिसिस करते हैं। थैंक यू।